स्टर्स के बीच में रहती है। अब मेन क्वेश्चन हमारे क्या पूछ रहा था, बी कह रहा था कि बी की इंटीग्रल पॉइंट वैल्यूज होनी चाहिए। इंटीग्रल पॉइंट वैल्यूज मतलब ऐसा होना चाहिए, या तो 6 तो हमारा फिक्स है, वो तो पता है, तुमने लास्ट प्रूव कर 6,1 हो, 6,2 हो, 6,3 हो, पर गिवन कंडीशन क्या थी कि ए बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 हो ही। अब देखो ये है, तो अब इससे हमें पता चल जाएगा, जैसे मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 7 कितनी होगी, 3 की 1.732, 4 का 2, 5 6 7, 2 पॉइंट मान लो कुछ के होगी, तो ये होगी 6 पॉइंट के वाई, और कितना 4 माइनस 2 पॉइंट के मतलब 1.78 कुछ ऐसे करके कुछ होगा, लेकिन 2 से कम होगी, तो हमारी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 3 4 5 6। इंटीग्रल वैल्यू के सॉल्यूशन कितने होंगे, 5। अभी क्या हुआ था, अभी मैंने नोटिस नहीं किया था, मेरे फोन की मेमोरी खत्म हो गई थी, मैं 20-25 मिनट तक मैंने और एरिया वगैरह सारा प्रूफ करके खत्म करके देखा, उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो फोन की मेमोरी खत्म, अभी इसी दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ गई। चलो ये समझ में आ गया, तो हम अब ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरी बार ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देख लीजिए, आप सबको पता ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्यों होगा ये मैं बता दूं। देखो ax1y1 bx2y2 cx3y3 अपने 3 पॉइंट है, ये अपना ट्रायंगल। अब देखो हम सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप मार देंगे एक्स एक्सिस में, ये हमने कर दिया, थोड़ा हो सकता है सर, ये हमने कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दे तो लाइन भी दे देंगे, नाम दे देंगे एल एम एन। अब देखो हमें ये निकालना, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हमारा किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एल एम सी, ए एल एम सी। अब देखो ये ट्रेपीजियम इसलिए होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी एक्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका सिंपल मीनिंग हो ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का जब हम बनाते हैं तो वो ट्रेपीजियम होता है, तो वो हुआ हमारा ट्रेपीजियम ए एल एम सी, ए एल एम सी प्लस अगेन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखो ए एल एम सी हमने लिया तो ये भी हमें मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी एम एन बी। अब ये भी हमें मिल गया, पर हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, ए एल एन बी। दोबारा बताता हूँ, थोड़ा कर देता हूँ, ए हमें क्या नहीं चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए ना, नीचे वाला क्या है, ए एल एन बी। जैसा कि देख सकते हो ये भी परपेंडिकुलर, तो मैं ये कहते एल ए इज पैरेलल टू एन बी, सिंपल मतलब ये भी ट्रेपीजियम हुआ। नहीं चाहिए मतलब माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एल एन बी। इसको लिख लो, फिर मैं जरा इसको पहले एरिया ऑफ ये एक्स वन, चल देखो पहले फिगर का सिंपलीफाई कर लो ताकि सारी चीजें समझ में आए। ये मैं एक्स और वाई एक्सिस में हटा रहा हूँ ताकि जगह दिख जाए फिगर की। चलो देखो ये हमारा हुआ y1, ये हुआ y3, ये हमारा है x1, x3, x2 y2 को भी छोड़ दीजिए।
अभी देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एएलएमसी। आप लोगों को पता होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एएल प्लस सीएम इंटू बेस। ये क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एएल। एएल क्या है, y1 प्लस एल एम, सॉरी सीएम प्लस सीएम। सीएम क्या है, ये अपना y3 प्लस एल एम बेस। बेस क्या, देखो ये हुआ x3, हमें ये नहीं चाहिए, x3 में से ये हटाना, ये क्या है x1, तो क्या हुआ हमारा x3 माइनस x1। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एएलएमसी। तो मैं एएलएमसी को थोड़ा पहले इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से। एक मिनट जो पहले सबसे ऊपर की लाइन निकालना, तो एक मिनट पहले लिख लो इसको, स्क्रीन पॉज करके लिख लो। चल इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट एरो डाल देता हूँ। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी बात चल रही है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, पेपर में ये सब नहीं आएगा, पर तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, या फिर एक मन में एक होता है ना कि अच्छा ऐसे होगा, एक इंट्यूशन की इस तरह से होगा, बस उसके लिए है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, देख ही लिया है। असल में मैं अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड से एरिया ऑफ पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन जो भी है आप सबका निकाल सकते हैं एकदम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मान लो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ना हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की बेसिक सारी है, और ये बेसिक ही है पहले 2-3 अच्छे से। अब देखो ये हो गया हमारा हाफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। अब देखो मैं नीचे की 2 लाइन मिटा रहा हूँ। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CMNB का करेंगे। आई को भी लिख लिया है हम लोगों ने। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CMNB सेम पहले की तरह, हाफ क्या है CMNB, पैरेलल साइड क्या है CM और BN, CM प्लस BN, बेस क्या है M, ठीक है वो हाफ। CM पता है क्या होता है y3। रही बात BN की, BN y2 होगा नहीं क्या, BN अपना होगा y2, मैं लिख देता हूँ y2 इंटू MN ये पूरा यहाँ तक होगा x2। दोबारा देखो ये यहाँ तक होगा x2, क्या नहीं चाहिए हमें, ये पूरा नहीं चाहिए, ये पूरा क्या है x3, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको लिख लो। तो हमारा क्या हुआ फिर, हमने सेंट्रल लाइन को मिटा दी, प्लस हाफ, सेम नीचे वाले के ऊपर लिख रहा हूँ y3 प्लस y2 x2 माइनस x3। नाउ लास्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ALNB, ताकि ये नीचे का जो है ये हमारा हट जाए। ये ना अपना ALNB ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको दोबारा नीचे में लिखूंगा, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड AL BN या NB, जैसे भी बात सही है। अभी क्योंकि डायरेक्शन की बात नहीं चल रही, वेक्टर की बात नहीं चल रही है। AL क्या है अपना x1 y1, तो AL क्या है y1, NB का अभी निकाला था y2,
बेस क्या होगा, लंबा चौड़ा बेस है एल से एन, एल एन क्या है हमारा x2, कौन सा नीचे है x1 नीचे है, तो क्या हो गया x2 माइनस x1। इसको लिख लीजिए, चाहे आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, तो फिर मैं इसको ऊपर में ही लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा नेगेटिव, ध्यान में रखना माइनस है, तो हो गया y1 प्लस y2 x2 माइनस x1। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है सबको पता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है सबको पता है, हाफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2। आप लोग चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए जितना था उतना हो गया, प्लस x3 y1 माइनस, तो इसका डिटर्मिनेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिटर्मिनेंट हम बाद में करेंगे। अब चलो देखो, पहले इतना कर लो, इसको लिख लो। अब ये समझाने का सारा हो गया। अब मैं एक इजी तरीका बताऊंगा जिसको कहते हैं स्टेयर मेथड। मे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मे भी नहीं पढ़ा होगा। स्टेयर मेथड को बताऊंगा। स्टेयर मेथड बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा उसको यूज करना। अब देखो मैं ये कर रहा हूँ, पहले एक मिनट लिखो, अगर मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको लिखो। चलो ठीक है, रख कर हेडिंग डालो स्टेयर। स्टेयर मतलब सीढ़ी वाला ना, सीढ़ी वाला स्टेयर क्यों होता है वो भी बता देते हैं। देखिए थोड़ी बहुत है, अभी 2 ही बोर्ड है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपैंड करेगा, जैसे जैसे और बच्चे आएंगे और बच्चे सीखेंगे तो अपनी सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। टेंशन क्या है, शुरुआत से छोटी ही होती है। देखिए स्टेयर मेथड, स्टेयर मतलब अपनी सीढ़ी वाली स्टाइल। स्टेयर मेथड कहते हैं कि अगर हमारे पास, इसका जनरलाइज बता रहा हूँ, ट्रायंगल की बात चलिए, लेकिन मैं इसका जनरलाइज बता रहा हूँ। ax1 y1 bx2 y2 से लेके abcd मान लो k x k y k कुछ है, तो मान लो x एंड y पॉइंट है, तो शेयर मेथड कहते हैं, उसके एरिया निकाल सकते हैं ऐसे। तो चलिए एक मिनट पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे। ठीक है सर, सबसे पहले तीनों पॉइंट लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जो सबसे पहले लिखा है उसको दोबारा सबसे नीचे लिखो, x1 y1। बस यही है स्टेयर मेथड। अब देखो स्टेयर मेथड सिंप्लीफिकेशन ये होती है। स्टेयर मेथड कहता है हाफ तो रहने दो, उसकी कोई परेशानी नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। इसमें 3 आ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, x1 y2 x2 y3 x3 y। अब ऐसे वाले को मल्टीप्लाई करके लिखो, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। नीचे वाले जो है प्लस रहेंगे, ऊपर वाले जो है वो माइनस हो जाएगा। हाफ होल में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये है एरिया ऑफ द पॉइंट ए बी सी। आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये इक्वल्स टू 0 होगा अगर कोलिनियर होगा, मतलब अगर वो तीनों कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे, मतलब एक ही पे तीनों लाई करते हैं। जैसे मान लो ए भी वही है, बी भी वही है, सी भी वही है, या फिर मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी अपना कहीं एक लाइन पे लाई करता है, तो लाइन के एरिया क्या होता है 0, क्योंकि वो तो पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट से बना है ना, इसलिए ये होता है। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैं भी जनरलाइज करके बताऊँ, इसको लिखी। अब मान लो बोला है क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लो आप लोगों को बोला है बी x4 y4 एक पॉइंट, तो स्टेयर मेथड में क्या चेंज आएगा, कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन क्या चेंज आएगा एक बार बता देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसमें चेंज जो आएगा वो होगा हाफ, वही हमेशा सेम,
x1 से मान लो मैं शुरू कर रहा हूँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। जो सबसे ऊपर लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, सबसे नीचे। दोबारा ये वाले प्लस, ये वाले माइनस, अपने एरिया आ रहे हैं। अब देखो, अब ये अगर कुछ निकाला है तो उसको फिर अप्लाई भी करके देखते हैं। इसको लिख लो, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पॉज कर लो अगर किसी को लिखना है तो। हाँ, इसका ये नहीं है, इसका अपना होगा, इसको आप भी निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। तो फिर इसको लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन। एक वही अपना बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी की तो वही ना, ऐसा थोड़ी कि सारी मुश्किल हो जाए। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल 3 और सी दे रखा है 12। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए मैं खुद से करके देखें, फिर मैं बता दूँ। चलो सी, जैसा आप लोगों को पता है स्क्वायर मेथड अपन लोग लगा देते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। जो सबसे ऊपर लिखा उसको सबसे नीचे। तो उसमें क्या हो गया फिर, ये क्या हो गया, हाफ 8 into 3, 11 into 22, 110, 121, 132 प्लस 8 into 2, 16, माइनस का साइन, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 11 into 2, 20, 8 into 8, 64, 12 into 3, 36। ब्रैकेट को हाफ होल में मल्टीप्लाई, प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं। 132 पहले तो ये हो जाएगा अपना 40 और 7 170 माइनस ये अपना 64 36 100 120। ये क्या मिला हमें, 50 और ये 25। ध्यान रखिएगा दोबारा बता रहा, 25 स्क्वायर यूनिट्स। सीबीएसई वगैरह में नंबर कट जाएंगे, बाद में बोलना मुझे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, prove that area of triangle ABC is independent of T if चलिए एक बार खुद से करिए। देखिए एक
हिंट तो नहीं, मतलब क्वेश्चन का कह रहा है ये मैं बता दूं। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब है अगर टी की वैल्यू 0 हो और टी की वैल्यू 1 हो। अगर टी की वैल्यू 0 है तो अपना पॉइंट क्या होगा, 0, -2, 2, 2, 3, 0। अगर टी की वैल्यू 1 है तो अपना पॉइंट क्या होगा, 1, -1, 3, 3, 4, 1। ये कह रहा चाहे ये हो या ये हो, एरिया सेम आएगा। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। ज्यादा लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। सिंपल स्टेयर मेथड लगा, एरिया निकाल लिया, हो गया। हम खा के टेंशन नहीं लेना। चलो फिर वही करते हैं। स्टेयर मेथड क्या होता है, t -2 t + 2 t + 2 t + 3 t, राइट। और लास्ट में जो सबसे पहले लिखा, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ t + 2 प्लस t + 2 t प्लस t + 3 t -2। नीचे क्या होगा, t + 2 t -2 plus t + 2 t + 3 and last t into t। ये हो जाएगा t² + 2t सेम t² -2t + 3t -6 minus of 4 t² -4 a² - b² हो जाएगा प्लस t² + 5t + 6 इन लास्ट। यहाँ तक लिखे फिर ऊपर की लाइन निकाल, क्या हो जाएगा हमारा, हाफ कट गया कट गया कट गया। t² की टर्म करने की जरूरत है, +2t + 2t -2t + 3t -6 minus +4 minus plus -5t -6 प्लस, अब ये क्या है, कट गया 2t + 3t 5t -5t कट गया। हमारा क्या बचा, -6 -12 +4 -8 -4 स्क्वायर। अब देखो इसमें एक चीज है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो है कि एरिया माइनस कैसा है,
एरिया माइनस कैसे आया? एरिया माइनस आने की थोड़ी चीज पढ़ना है, तो एरिया माइनस कैसे आया? चलो इसको देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो अभी तो नहीं, कुछ समय बाद ही होगा, अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा, जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा एरिया इज ए वेक्टर टर्म। एरिया इज ए वेक्टर टर्म, इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ होगा, इसलिए उस चीज की टेंशन मत लो, बस ये चीज ध्यान में रखना, एरिया इज ए वेक्टर टर्म। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ये मेरा है ट्राइंगल है ए, अगर हम एरिया निकाल लें ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। हमारा एरिया आता है पॉजिटिव का। अगर हम ए से सी जाएं, सी से बी जाएं, बी से ए जाएं, हमारा हुआ क्लॉकवाइज, हमारा एरिया क्या आता है? नेगेटिव। तो इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, स्पेशली क्वेश्चन से रिलेटेड, कई सारे एनसीईआरटी में देखे भी होंगे, अगर एनसीईआरटी नहीं थी तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब भी अगर आपको जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो ना, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ए बी सी डी इज मान लो 4, तो आपने देखा होगा, सॉल्यूशन देखा होगा या कभी कुछ भी देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम भी करेंगे, क्योंकि एरिया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, तो हम क्या लेंगे? पहले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वाज 4, दोबारा सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो एक्स या वाई किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, अरे क्लॉकवाइज देख रहे हो, तो एबीसी क्या होगा फिर अपना -4। तो आप दिमाग में रखना, एरिया इज ए वेक्टर टर्म, विद्या डायरेक्शन एरिया का करता है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कुछ खास इतना फिजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जहां तक हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर दें तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है, बस सिंपली इतना देखो, एक इंट्यूशन रखो दिमाग में कि हाँ क्या पता मैं ऐसे एरिया देख रहा हूँ, क्या पता ऐसे एरिया देख रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थोड़ी पढ़ ली, मैथ्स में थोड़ी पढ़ना पड़ता है मुझे। चलो एक मिनट पे। वैसे आप लोगों के लिए इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए और एक बार खुद से करके लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। For what value of k are the points collinear? कोलिनियर का मैंने बताया था क्या होता है, देखो आप लोगों का पॉइंट है,
सिंपल क्या करना है एक बार बता देता हूँ। मान लो जैसे स्टेयर मेथड लगा दिया, अपने पॉइंट लिखा k2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 2k माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k एंड लास्ट क्या होगा फिर इसको 0 इक्वेट कर देना, आपका जो k की वैल्यू आएगी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, एक मिनट देखो क्वेश्चन देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द पॉइंट्स कोलिनियर, यही पूछा है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि k की एक ही वैल्यू है, ये दे सकते हैं k की दो वैल्यू है केवल k। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन निकाल लेना। एक बात इसका सॉल्यूशन की आप लोग इसको निकाल के कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अगर मान लो किसी ने नहीं किया होगा तो अपना क्रॉस चेक कर पाएगा, क्योंकि अभी इसके बाद जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है वो है ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उनमें थोड़े बहुत दिमाग भी लगे तो चलिए उसी करते हैं। मैं इसको रख कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, तो आसान है, सिंपल है, अपना कॉन्सेप्ट वगैरह लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the coordinates of 2 points A and B A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें क्या करना है, find the coordinate of P, find the coordinate of P such that PA equals to PB, एक कंडीशन दे रखे हैं, and area of triangle PAB अब देखो मैंने एक बार बताया था, अगर हम जब ट्रायंगल को देखते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरह के एरिया को कंसीडर करते हैं। चलिए एक मिनट आप लोग इसको करके देखते हैं, अगर ना हो तो फिर एक बार चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो जो जो मुझे गिवन है मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। पहली चीज अप्लाई करता हूँ, P इक्वल्स टू P ए। क्या मिलता है, मान लो सिंप्लीफिकेशन के लिए P को मैं ले रहा हूँ H कॉमा K, P A इक्वल्स टू P B। अल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, अगर दोनों तरफ सिंपली होल स्क्वायर करूँ तो अपना क्या मिलेगा, फिर पी ए स्क्वायर क्या हुआ 3 माइनस दिस कर रहा हूँ 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर 5 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के स्क्वायर। इसमें ऊपर लिखूंगा ठीक है। और इसको अगर खोलूंगा तो ये क्या होगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k
नीचे लिखा 5 5 25 प्लस एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 4 माइनस एक तरह से बाहर भी चला गया, 1 प्लस टेंशन के स्क्वायर प्लस 4 के। अब देखो 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 एक एच स्क्वायर है और एक के स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको फिर 9 प्लस 16 25 माइनस 8 माइनस 6h इक्वल्स टू 25 प्लस 25 कट रहा है इसको ध्यान देना 25 प्लस 4 माइनस 10h प्लस 25 कट गया कि ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12 के, ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, अरे ये प्लस था तो ये माइनस होगा, माइनस 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 होगा, चलो ठीक है ठीक है, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया तो प्लस 4h इक्वल्स टू 4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, 4 में अगर इसे हटा दो तो h माइनस 3k या फिर h की वैल्यू क्या 1 प्लस 3 इसको लिख लीजिए। और यहाँ तक निकाल लिया है वो तो बहुत अच्छे, नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। एक बार अगर कोई बात समझ लेगा दोबारा ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि दोबारा हो ही जाएगा सीधा, लेकिन कठिनाई कम। चलो ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो मिला है उसको ऊपर लिखते जा रहा हूँ। अब देखो मैं सिंपली मैं लगा रहा हूँ स्टेयर, क्योंकि क्या दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है 3 4 5 माइनस 2h के 3 4। अब मैंने पहले ही आपको कहा था एरिया क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। हमें कौन सा केस कंसीडर करना है, प्लस माइनस 10 का। चलो पहले प्लस 10 का केस कंसीडर करते हैं। मैं इसे स्पेसिफाई कर देता हूँ 10 माइनस 10, ठीक है। अब चलो लिख लो, मन करे तो लिख लो केस 1। केस 1 में अपना ये होगा क्या, हाफ इंटू 3 टू जब माइनस 6 प्लस 5k प्लस 4h 4 5 20 माइनस 2h प्लस 3k, और ये किसके बराबर है 10 माइनस 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 26 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 7k, ये है 4h 8, अरे अरे इसको k ले लिया मैंने, 5k 3k माइनस 2k 4h माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इसके बराबर है 10k। x को क्या लिया था 1 प्लस 3k, तो वही लिख देते हैं, पहले 2 को उधर लिख देते 2 हो 20, लिख देते माइनस 26 प्लस 2k प्लस 6, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस 18 के 10। अब देखो आप लोग एक चीज नोटिस कर गए होंगे, कई बच्चों को दिख गया होगा, ये हमारा बहुत सिंपल हो गया, 18k प्लस 2k 20k 6 माइनस 26 माइनस 20 इक्वल्स टू, हमने इसको क्योंकि वहां भेजा था तो ये हो जाता 20 सब ये था, अरे इसको मैं समझ 10 into 2 तो वहाँ भेजा था ना, तो ये हो गया 20। अब देखो 20 उधर भेजूंगा तो ये हो गया 40, k की वैल्यू क्या आ गई 2,
k की वैल्यू 2 आ गई तो h की वैल्यू क्या हो गई 1 + 3 × 2 7। तो p की एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू किससे आएगी -10 से, दूसरी वैल्यू किससे आएगी -10 से। अभी देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, पहले इसको लिखो। दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता, ये लास्ट लाइन तक मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा, पॉज कर दो वीडियो, ये लिखा थी वो पॉज कर लो, लिख लिया तो बहुत अच्छे। हमें बस क्या करना है, इसको 10 की जगह पे क्या करना है -10, क्या करना है -10, ये क्या टू इज टू 10 की जगह पे होगा -10, 10 की जगह पे होगा -10, दोगे -10 इंटू 2, फाइनल अपना क्या आया था तुम लोगों को याद ही होगा 20k -20 इक्वल्स टू -20, ये कटा ये कटा, k की वैल्यू क्या है 0, k की वैल्यू 0 आएगी तो h की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमारे कौन से पॉइंट आए थे, एक पॉइंट क्या है 1,0, दूसरा पॉइंट k की वैल्यू तो आई थी ना, h की वैल्यू 7 आई थी। इसको लिख लो, आगे भी समझ में आ गया होगा अभी तक। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, हम कब तक ऐसे करें, जेईई मेन जे एडवांस के लेवल के भी तो क्वेश्चन करें। चलो इसको लिख लिया होगा ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको रख कर रहा हूं, एकदम आसान था, एक चीज नोटिस किया, अगर हम बेसिक से चले तो एकदम आसान था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की तो कुछ फायदा थोड़ा ना उसका, हम अपना टाइम भी वेस्ट करें, इतना प्रीशियस टाइम है। हर साल थोड़ा कोरोना होता है, अभी कोरोना है इसलिए तो इतना टाइम मिला जेईई मेन के लिए, लेकिन यूजुअली तो ऐसी अपने सीबीएसई है, ये जेईई मेन, ये सीबीएसई का अगला पेपर। चल अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, पिछली बार की तरह ये थोड़ा एक तरह से कैसे बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्सिटी, पता नहीं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, अभी देखो अभी समझ जाओगे, अभी क्वेश्चन लिखो तो समझ जाओगे, हम कभी सोचा था नहीं करो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। मान लो जैसे अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, 3 से 5 क्वेश्चन एवरेज होगा ही होगा, 3 से 5 क्वेश्चन एवरेज होगा ही होगा। एक अपना वही बेसिक रोज का, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जैसे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सेंटर सर्कम सेंटर का प्रूव करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सुना होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस भी करेंगे, इसके साथ साथ रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कंबाइन कर लेंगे तो क्या होगा, तो वो भी करेंगे। तो छोड़ो वो तो बात की बात है, बात की बात को अभी भी सोचे, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गिवन दैट is 3,1, 6,5 and r in x,y are 3 points such that, पहली कंडीशन सच दैट, कुछ भी ऐसा शब्द हो जिसका मतलब समझो, पहली कंडीशन जो यूज होगी, सच दैट द एंगल PRQ या फिर एंगल PRQ इज अ राइट एंगल एंड, अब देखो नई चीज यही आई है, पिछला वाला वही है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
आर क्यू पी इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों केस कंसिडर करेंगे. देन द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स बस. क्वेश्चन लिख लो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो. फिर मैं पहला इंट दूंगा, पहला इंट देने के बाद लास्ट आ जाएगा, जैसे करा था वही करना है. बस एक बार इसको लिख लो. चलो ठीक है, लिखिए वो 7. देखो मैं ऊपर लिख लेता हूँ जो जो बना है. पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर वही है, एक्स कॉमा वाई. दूसरा चीज दे रखा है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी 7 प्लस माइनस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों केसेस कंसीडर करेंगे. लास्ट थिंग हमें दे रखा है एंगल पी आर क्यू इज ए राइट एंगल. अब देखो राइट एंगल का मतलब क्या होगा. चलिए देखो, ये मान लो अपना पी है, ये मान लो आर है, ये मान लो ये हुआ ना, वही हुआ ना राइट एंगल. यही मतलब हुआ ना. अपना पी क्या है, क्यू क्या है, और आर अपना एक्स कॉमा वाई, ये जोड़ दिया. अब देखो ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी. लास्ट टाइम हमें कंडीशन दे रखा था पी इक्वल्स टू पीवी, इस बार नहीं दिया है, कुछ अलग दिया है. मतलब कंडीशन तो कंपलसरी है यार. क्वेश्चन में मोस्टली, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अभी ध्यान से देखना, मोस्ट क्वेश्चन में क्या होता है, सारी चीजें दी होती है. बाकी जो कुछ क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें नहीं दी होती, उसमें एक्स्ट्रा चीजें दी होती है जो चाहिए नहीं होती ना वो भी. लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड जो चीजें होती है, नहीं तो क्वेश्चन क्यों बनेगा यार. तो फिर गलत हो गया, क्वेश्चन गलत है तो एक्स्ट्रा नंबर मिल गया. अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल मीनिंग क्या हुआ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. अब कर लो. तो देखो मैंने मान लिया कि तुम लोगों ने क्वेश्चन करा होगा, कोशिश तो करी होगी. कोशिश नहीं करी तो फिर अच्छा थोड़ी बात है, गलत बात है ना फिर तो. देखो पी क्यू स्क्वायर क्या है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर. पी आर स्क्वायर क्या है, प्लस क्यू आर कहाँ है, क्यू आर, क्यू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर क्या है 5 माइनस वाई का स्क्वायर. अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, सिंपली एकदम इजीली इसको सॉल्व कर लो और बस डन. आप लोगों को ये एक्स एंड वाई की टर्म्स में आएगा. सेकंड आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी दे रखा है, इसमें प्लस माइनस दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों देखना है. एकदम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह. आप लोग का एक रिलेशन आएगा एक्स और वाई का, तो बस आपको सब्स्टिट्यूट करना. अगर मान लो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूं. कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, अगर मान लो मैंने समझाया समझ में ना आ गया हो, तो पहले एक बार खुद से पॉन्डर करो, पहले खुद से सोचो. लेकिन अब फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा. ठीक है, अगर मैं सारी चीजें करवा दूंगा तो फिर पूरा मदद थोड़ा ना होगी. कम से कम मैं एक टाइप क्वेश्चन करा दूं, फिर उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दूंगा. चलो ठीक है, फिर आज का जो लास्ट चीज जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर का वो मैं करवा देता हूँ. वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला.
सेक्शन फॉर्मूला में आपका क्या आएगा, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल। मैंने देखा है, मैं खुद अपने बचपन के टाइम में कंफ्यूज होता था एक्सटर्नल इंटरनल एम एन एन एम में क्या है, तो वो भी मैं बताऊंगा क्या है और कैसे प्रूव करना है। तो चलो पहले इंटरनल से स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान में रखो, दोबारा मैं बता रहा हूँ, प्रूव करने के लिए सबसे इजी तरीका, एक तो देखो मैं लिखना शुरू कर दूँ, पूरा अलजेब्रा लगा दूँ, इससे बड़े अपना सिंपल ग्राफ बना देता हूँ, वही अपना हमेशा की तरह x1 y1, हमेशा की तरह x2 y2, और मान लो पी क्यू चलिए के ले लेता हूँ, के जो निकालना है, कैसे निकालना है, किससे डिनोट करें, एक्स वाई एच का मैं के से डिनोट करूँ, ठीक है। अब इसी कंफ्यूजन नहीं होगी, तो चलो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो हमेशा की तरह, ताकि एक्स और वाई की वैल्यू पता रहे। अब देखो जितने हिसाब से परपेंडिकुलर ड्रॉप मार ये अब नेमिंग कर दो, पी क्यू एल, इसको चलो आर नेम कर दिया, एम नेम कर दिया। अब देखो, अब हम लोग अपना वही जो हमारा हमेशा का जो बेसिक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमेशा का जो बेसिक है उससे चलेंगे। पहले एक चीज देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, मतलब एक लाइन है, दोनों से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, तो ये एंगल सेम होगा, इजी सी बात है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल सेम है, तो ये भी सेम होंगे। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हुए। सिमिलर में क्या था, एंगल था, एंगल से, अरे कैसे लिखूं, चलिए ट्रायंगल PRL एंड ट्रायंगल LMQ एंगल सिमिलरिटी, क्या वो एंगल सिमिलरिटी। तो हमें क्या मिला, एंगल सिमिलरिटी में अपना रेशियो निकाल सकते हैं ना। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, ये m रेशियो में है और ये n रेशियो, मतलब एक तरह से हमारा कनॉट प्लेस, अगर एक कनॉट प्लेस है तो दूसरी जगह मान लो रोहिणी, कनॉट प्लेस रोहिणी, ये एग्जैक्ट जगह नहीं पता मुझे, चलिए मान लो समयपुर वादी। अगर मैं ऐसा कहूं, क्या समयपुर बादली से रोहिणी सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन समयपुर बादली से कनॉट प्लेस जो है वो अपना हो जाता है 15 किलोमीटर दूर। तो ये हो गया ना, समयपुर बादली एक पॉइंट हुआ ना 15:4 में तोड़ने वाला, समयपुर बादली अपना एक पॉइंट हुआ जो उसको तोड़ रहा है, सिंपल वही m रेशियो n। अब जैसे अगर मान लो मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि m रेशियो n है, बात खत्म। अब m रेशियो n में कोई गलत बात थोड़ा ना, m कुछ भी सकता है, n कुछ भी सकता है, अपना बात तो सही है। देखो हमारा क्या हुआ, दोबारा देखो एकदम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले m और n को लाना है, तो मैं ऐसे कह देता हूँ PL अपॉन LQ, इसकी वैल्यू क्या है, m अपॉन n इज इक्वल टू, किसी के भी बराबर होगा, दोबारा बता रहा हूँ बराबर किसी का भी होगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, चलो पहले अगर x का निकालना है तो मैं लिखता हूँ PR LM होगा। अब देखो ये हमारा h है, ये हमारा x1 है, हमें बस ये चाहिए, तो क्या हो जाएगा, h माइनस x1 नहीं हो जाएगा क्या, LM m क्या है, x2, ये हमारा क्या होगा, पूरा x2 होगा। लेकिन हमें बस
यहाँ तक ये वाला चाहिए जिसको मैंने डैश लाइन में ऐसे करके बनाया। तो ये x h माइनस होगा तो हमारा क्या होगा फिर x2 माइनस h। तो देखो इस वाले को कंपेयर कर दूं, इसको नहीं, तो हमारा क्या हो m x2 माइनस h इक्वल्स टू n h माइनस x1, m x2 माइनस h m। आप लोग को दिख गया होगा। तो हमारा h क्या आया, अगर वहां जाएगा तो m प्लस n हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा नीचे आ गया m प्लस n, वो उधर आके प्लस हो जाएगा तो होगा m x2 प्लस n x1। यही होता है ना सेक्शन फॉर्मूला, तो यही होता है। अब देखो इसमें एक आध छोटी मोटी चीज है। पहली बात इंटरनल था, दूसरी वो बात तो छोड़ो, ठीक है वो तो इंटरनल नाम लिखा गया। सबसे पहली चीज x2 इसके ऑपोजिट वाला है, m से मल्टीप्लाई हुआ, x1 इसके ऑपोजिट, मतलब m से है, x1 वाला m से काट रहा है ना, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या हुआ m, तो ऑपोजिट ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता। अब इसको लिख लीजिए, मैं आप जनरल रेशियो लिख देता हूँ y का निकालने के लिए, जो आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं बस रेशियो लिख देता हूँ। चलो ठीक है, सिंपल अपना, इसको मिटा देते हैं। देखो चलो ये लिख दिया होगा। देखो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम एन की टर्म्स में निकालनी है ना, x1 x2 की टर्म्स में y को थोड़ा निकालना है। तो अगर एम एन की टर्म्स में निकालना है तो ये पी एल बाय एल क्यू तो अपना पिछला वाला लेंगे ही, पी एल बाय एल क्यू, पी एल कहा गया बचेगा एम बाय एन। अब पिछली बार हमने ये लिया था x की टर्म्स में लाने के लिए, तो y की टर्म्स में लेना है, तो हम क्या लेंगे आर एल। देखो एक चीज में दोबारा बता दो, सिमिलरिटी में क्या होता है, जिस तरह से हम ले रहे हैं, जिस मतलब एक तरह से जो डायरेक्शन है उसी में ले। आगे जैसे मैंने अगर आर एल कंसीडर किया तो इसमें एम क्यू कंसीडर करूंगा, ऐसा नहीं आर एल और क्यू एम, फिर वो थोड़ी कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो ये आर एल या फिर आप एल आर ले रहे हैं तो क्यू एम ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आर एल ले रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, तो नीचे एम क्यू। आप लोग देख सकते हैं आर एल क्या होगा, ये तो अपना के है, ये आर है, ये अपना y1 है, ये जाएगा k माइनस y1। सिमिलरली जो अपना फिर q है, q वाला क्या है y2, जाएगा y2 माइनस q। अब इसमें निकालना ही क्या है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा निकाल लीजिएगा, फिर मैं आपका एक्सटर्नल रेशियो पता करवा दूंगा। इसको लिखिएगा, निकाल के लिखिएगा, सिर्फ ये नहीं, थोड़ा तो करिए बोले। चलिए मैं आपका एक्सटर्नल रेशियो ये एक्सटर्नल रेशियो होता है पी क्यू, पी हो गया x1 y1, क्यू हो गया x2 y2, और अपना एक लंबा चौड़ा एकदम बस दूर में अपना पॉइंट होगा आर। चलो पिछली बार की तरह एल ले लेते हैं, एच कॉमा क्यू। अब देखो एक्सटर्नल रेशियो में ये मत सोचो कि एल हमारा काट रहा है, नहीं, एक्सटर्नल में सिंपली ये सोचो पी से कितना दूर है, क्यू से कितना दूर है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पी से मेरा m दूर है
मान लो m किलोमीटर अगर जगह की एवरेज में देखें और q से अपना n किलोमीटर l दूर है। जैसे अगर मैं ऐसा कह दूं जैसे मेट्रो है ना, अपना मेट्रो है, मान लो मेट्रो स्टेशन मान लो। मेट्रो आप लोग जब मेट्रो में चढ़ोगे तो देखा होगा थोड़ा टिल्ट विल्ट होती है, लेकिन मैं मान रहा हूँ मेट्रो एक स्ट्रेट लाइन है। मैं मान रहा हूँ कि मेट्रो एक स्ट्रेट लाइन। ये मान लो अपना राजीव चौक, ये मान लो अपना छतरपुर, ये मान लो अपना गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा कोई टेंशन या वो माथा बच्ची की इसमें है नहीं कोई परेशानी। मान लो अपने राजीव चौक से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें छतरपुर से 8 किलोमीटर दूर है। एम क्या हो गया 25, एन क्या हो गया 8, बस बात खत्म, सिंपल। यही होता है एक्सटर्नल रेशियो। अब इसको प्रूफ मारते हैं, लिखना अगर लिखना लिखते से बना लो डायग्राम। वैसे डायग्राम में कुछ खास करा नहीं है। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप मारते हैं। अब देखो लास्ट टाइम एम एन चाहिए था तो हमने दोनों छोटे ट्रायंगल लिया था। इस बार हमें एम एन चाहिए क्या, बड़ा वाला एम चाहिए। मतलब एक तरह से तो पता चल रहा है कि यार ये बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल चाहिए। एन चाहिए तो मतलब ये वाला ट्रायंगल चाहिए, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये और पूरा एम चाहिए ना। अब देखो पिछली बार क्या दिया था, एल है तो इसको दे देते हैं ए था, क्या था, चलो यही मान लो ए बी। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल सेम होगा, अपने एक ही लाइन से निकाल यार, सेम होगा ये सामने। ये 90 है, ये 90 है, तो अपना ये वाला एंगल तो सेम ही है यार। तो ये भी अपना क्या हुआ, एंगल सिमिलैरिटी। अब देखो पी एल अपॉन क्यू एल, पी एल अपॉन क्यू एल क्या होगा, एम अपॉन एन। अब बड़ा इंटू ये वाला ले रहा हूं ना मैं, तो फिर से मुझे वही लेना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दिस बाय दिस। दिस क्या है मेरा पी बी, छोटा वाला क्या है क्यू ए। अब देखो पी बी क्या है, बी में अपने ये वाला डिस्टेंस में एच आ रहा है ना, बी पी बी, अरे यहाँ तक पूरा है अपना, यहाँ क्या आ रहा है x1। तो देखो पी बी क्या होगा पता है, h माइनस x1। दोबारा देखो क्यू ए, क्यू का गया क्यू ए, ये तो अपना h होगा, ये क्या है x2। ये चाहिए तो क्या हुआ वो, अब देखो एक डिफरेंस पता चल गया होगा, इंटरनल रेशियो में x2 माइनस h था वो स्वैप था, लेकिन इसमें ऐसा है तो मतलब कुछ ना कुछ साइन चेंज, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो अपने ये क्या आता है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, mh माइनस mx2 nh माइनस nx1 h m माइनस n, इसको उधर भेजा हूँ, ये हुआ माइनस nx1 प्लस nx2। फाइनल क्या हुआ h इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस। अब देखो, अब मैं रेशियो बता, पहले इसको लिख लो। अब देखो मैं रेशियो बता देता हूँ, ठीक है, कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, मतलब y वाला कैसे निकालना। इस बार इसको पूरा निकालना खुद से।
इसको मिटा देता हूँ मैं। खुद थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना ताकि एक ही में सब कुछ आ जाए, तो ऐसे बार बार ना करना पड़े। दिस अपॉन दिस था, हमारा क्या होगा, बड़ा वाला छोटा वाला। तो बड़ा वाला क्या है, बी एल, छोटा वाला क्या होगा, ए एल। बड़ा वाला बी एल क्या होगा, ये अपना y1 है, ये अपना y2 है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर ये y2 हुआ, इसको उठा के वहां रख दूं वो भी y1 होगा। अगर y2 होगा, अगर ये y1 हुआ, अगर इसको मैं उठा के वहां रख दूं तो वो भी y1 होगा। वैसे ही कर रहा हूँ, कोई इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो देखो बी एल ये अपना पूरा k होगा, अपना पूरे में ये k होगा। तो हमें क्या मिलेगा, k माइनस क्या दिया, पहले बड़ा वाला दिया था ना, y1 अपॉन k माइनस y2। सिंपल वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको निकाल। चलो इसको लिख लो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी, दो इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन है इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला तो थोड़ा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा वाला है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर अननोन दे रखा हो, जैसे मान लो रेशियो निकालना लेकिन पता ना हो क्या लो, तो एम रेशियो एम लोगे तो तुम्हारे पास दो वेरिएबल आएंगे, एम के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, एन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो अगर नहीं दे रखा, लेकिन अगर मान लो सिंपली तुम्हें रेशियो निकालना है तो तुम ऐसे ले लिया करो 1 रेशियो लैम्डा। मान लो लैम्डा है 2/5, ये अपना 5 रेशियो 2 ही होगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन बात ये 1 रेशियो लैम्डा लेके अगर सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई इतनी कोई माता बच्ची कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है। अब जैसे दूसरी बात, मतलब इसी में एक्सटेंशन है, इंपॉर्टेंट बात ये समझे। अगर मान लो मिड पॉइंट का कहते हैं ना कि x1 + x2/2 होगा, क्यों होता है, क्योंकि मिड पॉइंट 1/2 रेशियो में करता है। उसके बाद निकाल लो, एकदम आसान है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको देख लो, उसको एक तरह से लिखना है, वो क्वेश्चन में भी आएगा तुम्हारा। ये लास्ट है, इसके बाद क्लास खत्म, बस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, काम करो। लिखो if A B C D are vertices, ठीक है, and you have to prove that A, ध्यान से देखना, अगर बोले, अगर मान लो तुम्हें बोले ABCD आर द वर्टिसेस, ठीक है, और तुम्हें बोले कि प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है, या रोम्बस है, या स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, दिमाग खराब होता है नहीं होता? टेंशन तो होती है कि यार कौन सा लूं, कौन सा केस लूं, लेंथ बराबर करूं क्या ऑपोजिट की, क्या लूं। तो देखो उसी का ये, अगर तुम लोगों को दे रखो कि पैरेललोग्राम है, मतलब प्रूव करो कि पैरेललोग्राम, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, शो दैट AC and BD bisect each other। अगर ABCD कॉन्जिक्यूटिव है, ABCD वर्टिसेस मतलब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव, तो वो कह रहा है शो दैट AC and BD bisect each other। पहली बात बाइसेक्ट का मतलब ये जो पॉइंट है 1:1 में काटेगा। अब रही बात कि यार तुम दिखाओगे कैसे ABCD बाइसेक्ट करती है, ये बात भी तो परेशानी ला देती है। देखो अगर इसको प्रूव करना है तो सिंपली क्या करना, इसका मिड पॉइंट लो, ये मिला, इसका मिड पॉइंट लो,
अगर यही मिला तो मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। सिंपल। अगर इसका मिड पॉइंट ये है, इसका भी मिड पॉइंट अगर यही मिला तो मतलब बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, 1:1 नहीं काट रहा है। बात खत्म। अब सेकंड केस, चलो पहले इसको लिख लो। देखो रोम्बस में क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली चीज तो करनी पड़ेगी, मतलब AC एंड BD बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये तो शो करना पड़ेगा। एडिशनली मतलब अलग से क्या करना है, शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब अपना वही पिछले वाला का मैं बना देता हूँ, थोड़ा रोम्बस पैटर्न जैसे दिखता है ना। तो अपना अगर ये हुआ तो ये बाइसेक्ट कर रहा हो तो दिखाना है, लेकिन मान लो AD एंड AB आर इक्वल, क्योंकि अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, देखो मैं दोबारा बता, अगर पैरेललोग्राम होगा तभी बाइसेक्ट करेगा। स्टेप 1 पास। तो अगर ये इक्वल शो कर दे तो अपना बाकी का तो इक्वल नहीं हो गया। चलो देखो स्क्वायर का देखो, इसका मतलब ये हुआ AC BD बाइसेक्ट, ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल, ठीक है, क्या प्रूव हो गया, रोम्बस। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें ये शेप शो करना है, AC जो है, AC और BD ये दोनों का लेंथ भी इसी है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या शो करना है, एक्स्ट्रा क्या शो करना है, AC और BD का लेंथ सेम। अब मतलब कुछ अलग नहीं हो रहा, बस एडिशन हो रहा है हमारा, ठीक है। चलो लिख लो, फिर एक लास्ट केस अपने लिखते हैं। अब देखो, आप लोग का जो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल ये बता रहा है कि AC BD बाइसेक्ट करेंगे एज वेल एज स्क्वायर की तरह AC एंड BD इक्वल पे होंगे, बट एडजेसेंट साइड इक्वल होती है क्या रेक्टेंगल, नहीं होती। इसका मतलब अगर एडजेसेंट साइड अप्रूव नहीं कर पाए लेकिन बाकी सब प्रूव कर दिया तो क्या होगा, रेक्टेंगल।
चलो इसको लिख लो, फिर अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर इस लेक्चर का खत्म, एंडिंग पक्का प्रॉमिस। सेंट्रोइड वगैरह है वो सारा अगले लेक्चर में करा देंगे, अच्छा खासा 1-1.5 घंटा देंगे, ठीक है।